Hey guys, welcome to the next video of classical optimization techniques course। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर हम देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ बिग क्या हैं ओवर टू फेज मेथड। मतलब कि बिग हम क्यों यूज नहीं करते जब हमारे पास टू फेज मेथड सॉल्व करने के तरीके अवेलेबल हैं, और वी कैन से दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टू फेज मेथड ओवर बिग। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स नाउ बिगिन। तो गाइस इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे को क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती है बिग मेथड के अंदर। तो पहली डिसएडवांटेज क्या है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या लिखा है, दैट इज ऑल्दो बिग मेथड कैन ऑलवेज बी यूज्ड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फीजिबल सॉल्यूशन, इट मे बी कंप्यूटेशनली इनकन्वीनियंट बिकॉज द मैनिपुलेशन ऑफ द कांस्टेंट m। ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है, हम इससे क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि बिग मेथड यूज तो किया जा सकता है। हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा होता है z, उसको जब हम निकालते हैं या तो उसका मीन निकालते हैं या उसका मैक्स निकालते हैं, तो बिग मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस इफ इट एग्जिस्ट्स। अगर आपका फीजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम बिग मेथड यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो इनकन्वीनियंट है क्योंकि हमारे को मैनिपुलेशन करनी पड़ती है कांस्टेंट m की। आपको याद होगा जब हमने बिग के क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो उसके अंदर हम लिखते थे -ma, जब भी हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल आता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। अब मैं पूरा लिख के नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन शोन इन दी बिग वीडियो, ठीक है। तो जब भी हम लिखते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमारा एक कांस्टेंट m आता था, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी क्योंकि हमारे को पहले वो कांस्टेंट m को एलिमिनेट करना पड़ता था। फिर जब वो एलिमिनेट होता था तो फिर हम कंडीशन चेक करते थे cj - zj शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम। जब ये हमारा होता था सेटिस्फाई, तब हम बोलते थे कि यस वी हैव फाउंड आउट द बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन यूजिंग बिग मेथड। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट टू फेज मेथड एलिमिनेट्स द कांस्टेंट m फ्रॉम कैलकुलेशंस। अब एडवांटेज क्या है टू फेज मेथड की, कि इसके अंदर तो बिग m का कंसेप्ट ही नहीं है। इसके अंदर बिग m का कंसेप्ट ही नहीं है, हमें नीड ही नहीं है भाई बिग m की नीड क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसके अंदर दो फेजेस का यूज करते हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल से ही हमारा काम हो जाता है, विच आर a1 एंड a2 एंड मे बी a3 इफ द क्वेश्चन इज एज सच। मतलब कि उसके अंदर एक या दो से ज्यादा आर्टिफिशियल वेरिएबल अवेलेबल है, तो इसलिए हमारा m इसके अंदर होता ही नहीं है, हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल से काम हो जाता है। मतलब कि हमारे को m एलिमिनेट ही नहीं करना, m हमारे को एलिमिनेट ही नहीं करना। हम लिखते थे ना -n, z इज इक्वल टू जो यहाँ पे है, फिर माइनस a लिखते थे, -a1 और -a2 ऐसे लिखते थे। यहाँ पे 1 होता था कोएफिशिएंट -1 और यहाँ पे कोएफिशिएंट होता था -m। ये है बिग m का, ये है टू फेज का। ये एडवांटेज है इसकी पहली, कि हमारा ये जल्दी सॉल्व हो जाता है, इट इज कंप्यूटेशनली बेटर एज कंपेयर टू बिग m मेथड। नाउ भाई दूसरी डिफिकल्टी क्या है, ये पढ़ लेते हैं। नाउ अनदर डिफिकल्टी व्हिच अराइजेस स्पेशली when the problem is to be solved on a digital computer. To use a digital computer, m must be assigned some numerical value which is much larger than the value c1, c2 still cn in the objective function. अब भाई इस लाइन का क्या मतलब है? इतना सारा तो लिख दिया हमने, अब इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे हम क्या समझते हैं। नाउ अनदर बिग डिफिकल्टी अराइज करती है, मान लो हमारे को कंप्यूटर के अंदर, मतलब हमारे को रिटर्न नहीं करना, हमारे को कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व करना है एलपीपी। वी हैव टू सॉल्व एन एलपीपी यूजिंग अ कंप्यूटर। और अगर हम बिग m मेथड यूज करते हैं तो हमारे को बिग m की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करनी होती है विच शुड बी लार्जर देन द वैल्यू c1, c2 टिल cn इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब कि आपको पता है c1, c2 क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है c1 x1 प्लस c2 x2 टिल cn xn। हमें पता है ना कि ऐसे डिनोट करते थे कांस्टेंट्स को। तो हमारी जो m की वैल्यू होनी चाहिए जब हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे दूसरा, इसमें -ma1 -ma2 एंड सो ऑन लिखेंगे, उसके अंदर इस m की वैल्यू शुड बी मच ग्रेटर देन दीज कांस्टेंट्स। अब ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज अ कंप्यूटर हैज ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स।
एक कंप्यूटर के अंदर फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स ही होती है, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू m व्हिच इज मच लार्जर देन द कांस्टेंट्स c1 c2 टिल cn इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक बार दोबारा समझा रहा हूं मैं शुरू से। पहले में क्या दिक्कत थी भाई, हम चेक तो कर सकते थे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या है बिग एम को यूज करके, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या थी, इसके अंदर हमारे को भाई ये कांस्टेंट देखना पड़ता था बार बार। पहले इसको एलिमिनेट करो, फिर भाई ये कंडीशन चेक करो cj माइनस zj लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब ये एलिमिनेट हुआ तो फिर पता लगेगा कि है कि नहीं है। अब टू फेज में क्या है, टू फेज के अंदर हमारा कंसेप्ट ही नहीं है बिग एम का, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द कांस्टेंट m, हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। वी आर ओनली डीलिंग विद इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, हमारे पास ये कांस्टेंट m नहीं है डील करने के लिए। पहली एडवांटेज तो ये होगी। दूसरी एडवांटेज में ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे को कंप्यूटर में सॉल्व करनी है एलपीपी तो हमारे को m की वैल्यू असाइन करना मुश्किल हो जाता है, हमको m की वैल्यू असाइन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू लार्जर होनी चाहिए किससे, इन कांस्टेंट से, c1 c2 टिल cn, ये cn है, ठीक है, टिल cn। that is why big M method is disadvantageous as compared to two phase method, ठीक है। तो ये हमारी दो प्रॉब्लम्स हैं बिग एम मेथड के अंदर। दीज आर दी ओनली टू डिफिकल्टीज दैट वी फेस मेजरली व्हाइल डीलिंग विद बिग एम मेथड एज कंपेयर टू टू फेज मेथड। इसलिए हमने टू फेज मेथड इंट्रोड्यूस किया था और ये हमारी कैलकुलेशंस कंप्यूटेशनली फास्ट कर देता है। इसकी कैलकुलेशंस कंप्यूटेशनली स्लो है बिग एम मेथड की, इसकी कंप्यूटेशनली फास्ट है, ठीक है। सो गाइस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिग एम मेथड एंड टू फेज मेथड। तो इसके साथ हमारी यूनिट 1 खत्म हो गई। वी आर फिनिश्ड विद यूनिट 1। पहली वीडियो जो थी मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके अंदर मैंने 5 यूनिट दिखाई है, जिसके अंदर मैं जो कराऊंगा वो सब भी लिखा है और किस ऑर्डर में कराऊंगा वो भी लिखा है, ठीक है। तो हमारी इस कोर्स के अंदर 5 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है, 5 यूनिट हैं। हमारी यह पहली यूनिट कंप्लीट हो गई। यूनिट 1 हैज बीन कंप्लीटेड। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 2। उसके अंदर हम डुअलिटी देखेंगे, व्हाट इज डुअलिटी इन एलपीपी दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसके अंदर डुअलिटी क्या होती है, प्राइमल टू डुअल कन्वर्ट कैसे करते हैं, डुअल टू प्राइमल कन्वर्ट कैसे करते हैं, डुअल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड और सिंप्लेक्स मेथड के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। अगर आपको पहली यूनिट समझ आई है तो ये आपको केक वॉक लगेगा, ये आपको केक वॉक लगेगा। अगर यूनिट 1 समझ आई है तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सिमिलरली थर्ड यूनिट भी बहुत आसान है। हमारी सेकंड और थर्ड यूनिट कंपैरेटिवली बहुत आसान होंगी यूनिट 1 से। यूनिट 1 हमारी काफी बड़ी यूनिट थी जो अप्रोक्सीमेटली 20 to 21 वीडियोस में कंप्लीट हो चुकी है, या 20 वीडियोस में कंप्लीट हो चुकी है हमारी यूनिट 1। एंड एक चीज डिटेल में कराई गई है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। ऑल द मेजर टॉपिक्स व्हिच आर आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल, और सब पे क्वेश्चंस भी करा दिए गए हैं। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियोस, आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपके बेनिफिट के लिए बना रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आपको कोई बुक ना देखनी पड़े और आपको कहीं और वीडियोस ना देखनी पड़े, ना कॉलेज में आपको प्रोफेसर के पीछे भागना पड़े कि सर ये कैसे करना है। आपका सारा काम इस चैनल पे, इन वीडियोस से, इस प्लेलिस्ट पे हो जाए सारा, मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है, ठीक है। तो उसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। सो गाइस अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आपको पसंद है तरीका समझाने का मेरे, तो आप वाओ लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या कुछ भी अच्छा लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं। या फिर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है कि सर ऐसे नहीं समझाओ, इसको तरीका चेंज करो समझाने का, तो वो आप तरीका बताइए, आप कैसे चाहते हैं समझने का, और क्वेश्चंस चाहते हैं वो बताइए, उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं जितने चेंजेस कर सकता हूँ पॉसिबल है उतने कर दूंगा, कोई इश्यूज नहीं, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई एम रौनक जैन, a student of NSUT Delhi. See you in the next one.